सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अब चर्चा का विषय सामने ये आ गया है कि जिस तरह से देश के बड़े पदों पर बैठने वाले बड़े कद के व्यक्ति जैसे ही इन सरकारी पदों से हटते हैं तो उसके बाद एक और लालच उनके सामने शुरू हो जाता है। पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगी, फिर उसके बाद सीधे मुद्दे पर आकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। 7 जून 1949 को केटी शाह ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संविधान में यह प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को संघ या राज्य के तहत किसी भी कार्यकारी पद पर नियुक्त करने से रोका जाए। शाह का मानना था कि यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और शक्तियों को बनाए रखेगा, उसे बंटने नहीं देगा। शाह ने सभा को याद दिलाया कि अतीत में कार्यपालिका ने न्यायिक अधिकारियों को काफी ऐसी परिस्थितियों में देखा जो कि उन्हें प्रभावित कर सकती है और नए कुछ पदों के लालच में जो ट्रेन है वो अपनी पटरी से उतर सकती है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि स्वतंत्र भारत में जहां औपनिवेशिक भारत की तुलना में अधिक पद उपलब्ध होंगे, ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि परंपरा और मिसाल पर्याप्त उपाय नहीं है। शाह का मानना था कि यह समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है और इसे संविधान में शामिल करना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आइए हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनके साथ इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे और उनसे समझेंगे कि किस तरह से एचवी कामत और शिबन लाल सक्सेना ने शाह के प्रस्ताव का समर्थन किया था और क्यों केटी शाह इस बात को आगे बढ़ाना चाहते थे। आज की तारीख में ऐसे कई पद हैं। अगर हम बात करें देश के पूर्व सीजेआई की, चर्चा लगातार जोरों से हुई कि एनएचआरसी के चेयरमैन बन सकते हैं चंद्रचूड़, लेकिन वो नहीं बने। कोई और भले ही बन गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका नाम बार बार कभी आईसीजे में जाने के लिए आ रहा है। इससे पहले रंजन गोगोई जो है वो राज्यसभा चले गए। इस तरह की तमाम तस्वीरें अगर हमारे देश की जुडिशरी अपने वक्त के बाद में भी किसी पद की लालसा में कुछ अपने फैसलों पर बायस्ड हो जाती है, तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। हमारे साथ सुभाष शिर्के जी और अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, मैं इस बात को आपसे शुरू करना चाहूंगी और ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि ये कितना गंभीर विषय है। हालांकि हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जहन में फिर ये आ रहा है कि संविधान में प्रावधान इस वक्त इन परिस्थितियों में जब नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? देखिए, केटी शाह जी हमारे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जुडिशरी के ही वॉज एन एडवोकेट, सोशलिस्ट थे। उनको ये पता शायद लगा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद सिटीजन और जुडिशरी के बीच ही नहीं रहेगा मामला, लिटिगेंट गवर्नमेंट भी बनने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होना ही है उनको। तो उन्होंने कहा था, खुल के कहा था कि किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर करता है उसका कूलिंग पीरियड होना चाहिए। शायद उस समय बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनको लगा कि एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज नेता उस समय बड़े क्लियर होते थे और चीजें बहुत ही सामने रहती थीं। तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत अभी नहीं है। पर आज की तारीख में आप देखिए, सबसे बड़ा लिटिगेंट अगर कोर्ट्स में आप जाती हैं तो गवर्नमेंट के ही मामले हैं, और उन्हीं मामलों में चाहे अयोध्या ले लें, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा लें, अयोध्या लें, आप मोनेटाइजेशन, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका मुद्दा ले, या सारे ऐसे रिजर्वेशन का मुद्दा ले लें, कहीं ना कहीं बेंच के ये लोग जो कोर्ट में डिसीजन ऑब्जर्वेशंस देते हैं वही है ना। इन्फ्लुएंसेस होती हैं। 1958 की मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा कि 1958 में जो लॉ कमीशन था, उन्होंने
एक चीज बहुत कैटेगोरिकली क्लियर किया था। उन्होंने कहा था, इट इज ऑफन हर्ड that the judge who is hearing retirement could not decide cases in a manner that pleases the government in order to get a favorable post retirement position। क्यों कहा? 1958 की बात मैं कर रहा हूं आपको। और पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में थ्रेटन और अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। 58 में जब ये बातें उठ गई, आज 2024 हो गया, हम ये समझ नहीं पाए। सरकार में जो लोग थे शायद ये चीज समझ नहीं पाए, ये अपने बेनिफिट्स के लिए इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। लॉ कमीशन ने खुलकर कहा था, 14th रिपोर्ट इन 1958, द लॉ कमीशन नोटेड दैट द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस यूज्ड टू एंगेज इन 2 kinds ऑफ वर्क। मैं गूगल को कोट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो किताबें थी वो पढ़ नहीं पा रहा था, अभी मैंने पढ़ा है, इसी के बाद मैं इन पॉइंट्स पे आया हूं। उन्होंने कहा कि चेंबर प्रैक्टिस, अ टर्म विच टुडे मीन गिविंग ओपिनियन टू क्लाइंट्स एंड सर्विंग एज आर्बिट्रेटर्स इन प्राइवेट डिस्प्यूट्स, एंड सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस अंडर द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं तो आप बेनिफिट कर रहे हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर। It was also recommended by the Law Commission banning post-retirement government employment for Supreme Court judges because the government was in a large scale litigants in the courts। 58 में, 58 में ये बातें उठी थी। आज कितने साल हो गए? या तो हम समझ नहीं पाए या समझने के बाद भी हम इस पे राजनीति करते रहे। सिमिलरली आप देखेंगी एग्जीक्यूटिव्स में जो सरकार से जुड़े नुमाइंदे हैं, हमारे सरकार के चीफ सेक्रेटरी हो, आईएएस, आईपीएस, रिटायरमेंट के पहले वो जगह खोज लेते हैं सरकार में। हाँ, ऐसे आजकल तो बहुत लंबी लिस्ट बन गई है सर इस चीज की। जी, आजकल बहुत लंबी लिस्ट बन गई, लेकिन एक बात और मुझे याद आ रही है सर, यहाँ पर इसमें जिक्र करना जरूरी है कि जब ये केटी शाह ने जब इस प्रस्ताव की बात की थी संविधान सभा में, शाह ने जब ये सुझाव दिया था तो कि जो न्यायाधीश जो कि अपने पदों से अपनी सेवा मुक्त हो जाएंगे तो उनका कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ताकि कार्यपालिका निष्पक्ष बनी रहे। एचवी कामत और शिबन लाल सक्सेना ने इसे समर्थन दिया था, लेकिन बीआर अंबेडकर सहमत नहीं थे। अंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि भारतीय न्यायाधीश जो है वो पहले ही 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी पेंशन भी कम होती है, इसलिए उन्हें अन्य पदों से वंचित करना ठीक नहीं होगा, यह अंबेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी माना कि कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि अंबेडकर ने शाह की इस चिंता को नजरअंदाज किया और सेवानिवृत्ति के बाद के पद के लालच में न्यायाधीश पक्षपाती हो सकते हैं, यह मुद्दा बाद में आपातकाल के दौरान काफी प्रासंगिक साबित हुआ जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध विवादास्पद बन गए। यानी कि ज्यादा वक्त नहीं लगा ये सारी परिस्थिति मतलब सिचुएशन को लॉजिकली सामने निकल कर आने में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चिंता इस बात से निकल के आ रही है सुभाष जी, यहाँ पे चर्चा ये कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब क्या ही हो सकता है, सवाल ये है यहाँ पे, क्योंकि विपक्ष तो इस बात को लेकर कोई बहुत ज्यादा संजीदा लग नहीं रहा है कि तुरंत इसके ऊपर कुछ ऐसा करे या इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाया जा सके, बल्कि यहाँ तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी जो कमेटी है उसमें से सीजीआई को हटा दिया गया और उसकी एवज में, और वो शांत भी रहे, और उसकी एवज में अब आगे क्या होगा लोग इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी किस पद पर जाने वाले हैं। अब तो ये चर्चा बहुत ऑब्वियस हो चली है। देखिए विनीता जी, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में की, केटी शाह का जो प्रस्ताव था उसके बात करते हुए उन्होंने जो कहा, तब उनका ये मानना था, और ये मानना जो आया था वो बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम में जो वैल्यूज उभर के आए थे उससे ये बात उनके मन में आई थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो भिन्न रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन बाद में कार्यपालिका को जरूरत पड़ी
न्यायपालिका के लोगों को सेट करने की, और उसके कारण ये सारी चीजें होती हुई हमें नजर आई। लेकिन आप देख लीजिए कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस को लोग दोषी मानते हैं, लेकिन बाद में बीजेपी भी सत्ता में आई, जनता दल तो 3 बार सत्ता में आया था, तो वहां पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। यानी इसका मतलब है कि सारे पार्टियों को चाहिए कि न्यायपालिका अपने कब्जे में रहे, और यही कारण था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने नहीं किया। अब रही बात कि एक लकीर जो होती है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करती है, और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आक्रमण भी नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को ज्यादा यानी निष्पक्ष तरीके से उन्होंने देखना चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसके पीछे जो साइकोफेंट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वैसे लोग भरे हुए हैं। जैसे हमने देखा कि अरुण मिश्रा साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इतनी अच्छी बातें कही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फरवरी 2020 में उनके खिलाफ एक निंदाजनक प्रस्ताव करना पड़ा। तो लेकिन अरुण मिश्रा को बाद में एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया। तो ये जो बात है, तो कार्यपालिका को भी ये दिखाना चाहिए था कि हम एक न्यायपालिका को निष्पक्ष रूप से रखना चाहते हैं, उसके लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन न्यायपालिका जो है, उन्होंने भी ये जरूरत समझी नहीं। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जरूरत महसूस नहीं समझी कि जो अरुण मिश्रा इनका प्रस्ताव था उसको विरोध करना, वो उन्होंने किया नहीं। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी अपने कर्तव्य में चूकी और कार्यपालिका भी चूकी। विनीता जी, अब ये परिस्थितियां तो सामने आ चुकी हैं सर। अच्छा सर, यहाँ तस्वीर ये है कि तब ये सब कुछ सामने था जिसका आभास था, और आज ये प्रत्यक्षदर्शी हो रहा है। और रंजन गोगोई तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि किस तरह से अयोध्या जैसा मसला जो है उनकी कोर्ट में था, और फिर उसके बाद में अब जो चिंताएं बन रही हैं, क्योंकि इस वक्त देश के सीजीआई संजीव खन्ना है। फिर इसके बाद और क्या होगा, रिवायत जब सरकारी सिस्टम में शुरू हो जाती है तो वो लंबी चलती है, और फिर वो रिवाज ऐसा बन जाता है कि उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता। और आज जिस बारे में हम बात कर भी रहे हैं कि इस स्तंभ को, देश के लोकतंत्र के इतने मजबूत स्तंभ को, जिसने देश को कई बार संभाला है कार्यपालिका से भी, मीडिया ने तो चलिए अपना फर्ज निभाया उस वक्त में, लेकिन कार्यपालिका से उन्होंने संभाला है बकायदा। उस परिस्थिति में भी मतलब ये स्तंभ मजबूत रहा था। मनमोहन सरकार के दौरान अगर 2007 की आप बात करते हैं तो इतने मामले सुप्रीम कोर्ट से जाकर के फैसले जब हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि देश की सरकार जो है वो उस वक्त में वहां से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से चल रही है। इस तरह से धड़ाधड़ फैसले सामने निकल के आए थे, याद है। अब आज की तारीख में तो आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते, और अगर उम्मीद करेंगे तो फिर इसके पीछे पर्दे की कहानी, पीछे की कहानी जो होगी वो किसी को पता ही नहीं होगी। दिख कुछ रहा है और घट कुछ रहा है। अब इसमें आम जनता जो देख रहे हैं, दर्शक, वो ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी लग गई है या इस बीमारी से निकलने का कोई इलाज भी है। हमें पढ़ाया गया कि जुडिशियल स्तंभ का 4 कंधे हैं, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, 5th था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड मीडिया ऑफ कोर्स। आज की तारीख में विनीता जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जो मेरा मानना है, आप उस पर एग्री करें, सुभाष जी भी हैं, मीडिया इज डिफंक्ट। Let me be very clear. Media is defunct, running at the cost of the executive. Judiciary की बात अगर हम करें तो उनको भी लगता है कि पोस्ट रिटायरमेंट कहीं ना कहीं या तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो या इस तरह के पोजीशंस, एनएचआरसी हो, या कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इफ टू एन एक्सटेंट हम सरकार के साथ हों। आप लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, वहां तो ऐसे भी सत्र होते हैं। अगर 20 दिन का सत्र है तो 4 दिन चलता है, तो हम उनको पैसे किस बात की देते हैं? इट्स द टैक्स पेयर्स मनी व्हिच गोज। एंड रिजल्ट इज इट्स द टैक्स पेयर्स एंड द आम जनता, जिसको समझ में नहीं, अब तो टैक्स भी छप्पर फाड़ के है सर, आम जनता को समझ में नहीं आता। जुडिशरी, मान लीजिए
आपको यही जो बंदे हैं जो एनएचआरसी में जा रहे हैं, ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम ही वाज देयर ना, सडनली यू स्टॉप्ड 2000, लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की डीमोनेटाइजेशन के टाइम में, किसको चिंता था? सरकार ने एक कॉल लिया, जुडिशरी ने उसको बैक किया। कहीं ना कहीं हम जब जुडिशरी में हैं तो हम अभी, मैं तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, यू गेट हियरिंग टू हियरिंग, जैसे कि एक फिल्म में भी था ना कि आप समय देते जाते हो, तारीख पे तारीख, तो वही है। तारीख पे ये तारीख, सनी देओल का, हाँ, तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख दिए जाओ। जनता परेशान, हर तारीख पे उसको पैसे लग रहे हैं, जजेस को कोई मतलब नहीं, जजेस वही कॉल लेंगे जो उनको लेना है। आमतौर पे जुडिशरी भी आज की तारीख में, विथ अ डिस्क्लेमर आई एम सेइंग, क्योंकि जुडिशरी पे आप अगर कोई बात उठाते हैं तो तरह तरह की बातें उठती हैं, चैनल पे भी ये बातें उठेंगी, मेरा ये नहीं मानना है और नहीं कहना है, बट कहीं ना कहीं हम इम्पैक्टेड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं पॉलिटिकल सर्कल और पॉलिटिकल जो नेक्सस है उसको लेकर, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं और हम भी यही मानते हैं कि रिटायरमेंट एज हमारा 65 में है, सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे 58 और 60 है। ये क्या है? हम रिटायर करेंगे तो जाएंगे कहां? पेंशन पे जिंदा रहेंगे। बेटर इज सपोर्ट and get something better, and if we have the powers to do it, this is what they are doing. They are getting all those choosy, spicy, benefited and beneficial positions just for one line of their, either in observation or in the verdict, which favors the powers and the people who are there in the power. मैम, यही है फैक्ट। हम इस चीज को भूल जाते, आम जनता को समझ में नहीं आता। आम जनता यही मान के चलता है कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, बड़ा अच्छा रहा, बट उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, कहां से सरकार उसको बेनिफिट अपने फेवर में लेकर आ रहा है, वो हम नहीं समझते, क्योंकि राजनीति है। वी बेटर अंडरस्टैंड इट। केटी शाह जी ने जब कहा होगा तो कुछ सोच के कहा होगा, बाबा साहब ने भी कुछ सोचा होगा, उनको नहीं लगा होगा कि इस तरह के रैमिफिकेशंस हो सकते हैं, इस तरह के उनको केसेस। तो शायद ये भी अंदाजा नहीं होगा कि आज की तारीख में आगे जाकर के इसी देश के लिए, जिसके लिए उन्होंने संविधान लिखा और जिस संसद के लिए लिखा, उस संसद में क्या तस्वीरें होंगी, एक दूसरे को धक्का मुक्की तक की लेवल पर चीजें आ जाएंगी। जिस देश को जिस संसद को देश चलाना है, उस संसद में गुंडागर्दी जैसी तस्वीरें चलने लगेंगी, अपने आप में बहुत तकलीफ। मैडम, मैं एक छोटी सी बात यहां उठा दूं। जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संविधान पे हम चर्चा करते हैं, जिस संविधान पे पार्लियामेंट में हमने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, जिस संविधान पे राज्य में आज की तारीख में आंदोलित हैं हम, उस संविधान के निर्माता को दिल्ली में जगह क्यों नहीं मिला? उनको उनकी समाधि स्थल बॉम्बे में बनानी पड़ी। जबकि पार्लियामेंट में भी गांधी जी की मूर्ति हटा दी गई, तमाम तरह की चीजें हुई हैं। अब विचार की बात यहाँ आ रही। ठीक है सर, मैं कहती हूँ 1 मिनट के लिए विचार, सुभाष जी मैं आपसे भी इस पर राय लेना चाह रही हूँ कि विचार 1 मिनट के लिए, ठीक है, आपको किसी का पसंद नहीं है, आप सत्ता में आए, अपने से हटा दिया, चलेगा। करप्शन कैसे चलेगी देश में? इस लेवल की करप्शन कैसे चलेगी कि अगर जुडिशरी के बड़े बड़े कद और पद के व्यक्ति उसके बाद में किसी बड़े लालसा में अपने आप को निष्पक्षता से दूर ले जाएंगे और ऐसे बायस्ड हो जाएंगे, वो कैसे चलेगा? मुझे लगता है ये और ज्यादा गंभीर बीमारी है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पद की गरिमा वो व्यक्ति ही रख सकता है जो पूर्ण रूप से निष्पक्ष है, और हमने देखा है कि कई ऐसे उदाहरण है। जैसे मैं बताऊं, जीवी मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर महाराष्ट्र से आते और वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। जब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनको, उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने उनको बुलाया था कुछ काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का स्पीकर हूं, आपको मुझे मिलना होगा, मैं नहीं आऊंगा आपको मिलने के लिए।
तो ये पद की गरिमा रखने वाली बात है, और ये पद की गरिमा उस पोस्ट पे जो आदमी बैठा हुआ है वही रख सकता है। दूसरा, जी। टीएन शेषन में हमने उदाहरण देखा कि पूरा कई बार व्यक्ति पद को जिंदा कर देते हैं, पद को जिंदा कर देते हैं। यही काम रंजन गोगोई करते तो शायद आज उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा होता, लेकिन उन्होंने किया नहीं। यही दीपक मिश्रा करते, लेकिन उन्होंने किया नहीं। यही हमारे शरद बोबड़े साहब करते, लेकिन उन्होंने किया नहीं। यही धनंजय चंद्रचूड़ करते तो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब इनको जरूरत क्या थी? उनको पद की राजीव कुमार किसकी लालसा थी? क्योंकि एक बार आप चीफ जस्टिस बन गए देश के, तो उससे बड़ा पद कौन सा होता है? अगर वो पद आपको हासिल करना है तो आप फिर जुडिशरी में क्यों जा रहे हो? आप इस्तीफा दे दीजिए और चले जाइए वहां पे। लेकिन खुद के वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके और जनभावना को कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप अपनी लालसा के लिए अगर ये काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भगत सिंह बनना नहीं चाहता। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता। सब लोग वो एक लोग अक्सर एक फ्रेज कहते हैं ना कि सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोस में चाहिए, खुद नहीं करना चाहता कुछ ऐसा एफर्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खैर, यहाँ पर एक बड़ी बात ये निकल के आ रही कि जिस तरह से चंद्रचूड़ अब इस पद पर नहीं गए, एनएचआरसी के चेयरमैन के पद पर नहीं गए, अजय जी, आपको लगता है कि ये कॉल उन्होंने खुद लिया होगा, या क्योंकि चर्चाएं हैं कि उनको तो ये ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने इस पद को मना कर दिया, इसलिए अब वहां पर वो इस पद पर नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी ये कयास खत्म हो गए, या अभी कोई नए पद की लालसा में हो सकते हैं वो? देखिए, नए पद की लालसा तो रहेगी। हमसे सुभाष जी, हाँ, आप कहें, कुछ कह रहे थे। नहीं, एनएचआरसी का जो अध्यक्ष का पद है वो उसको तो डिमोशन किया गया है 2019 के कानून के तहत, और उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। जो 1993 का जो ये था मूल रूप से कानून था एनएचआरसी का, उसमें से हटाया गया है। तो ऐसे में वो डिवैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि चंद्रचूड़ जाने के लिए तैयार होंगे। उनको कोई लालसा होगी जरूर, अगर वो उनके पास उनके मन में लालसा है तो, लेकिन एनएचआरसी में जाना वो पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि वो बड़े पद की इंतजार में होंगे अजय जी, इसका मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत सारी पोजीशंस है ना जहां हम डालेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए। होता कुछ नहीं है, पर हम तो फेवर करते हैं ना, क्योंकि हम सरकार में हैं, हम फेवर करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उनका चयन या मनोनीत किए जाते हैं, सीजीआई से तो ऊपर ही हो गए ना, इन अ वे ही गोज इंटरनेशनल कहने के लिए, जबकि सीजीआई इज इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर। ऑफ कोर्स, मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा सीजीआई का पद इन सब चीजों से बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब खैर एनएचआरसी के जो चेयरमैन बन गए हैं रिटायर्ड जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। लेकिन सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद जो भी जजेस हैं, इंक्लूडिंग सीजेआई, मतलब किसी को भी रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद पर नहीं जाना चाहिए। आज की जो बढ़ती ये बीमारी है उसका इलाज शायद सिर्फ यही बचा है, वरना ये बीमारी इस कदर बढ़ जाएगी कि कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोर्ट के दरवाजे पर न्याय के लिए जो लोग खड़े होंगे वो सब सिर्फ इसी बात को देखेंगे कि किसके हाथ में कितना पैसा है और पैसे से न्याय मिलेगा। इस बात के लिए कोई जी अजय जी, मैं ये कह रहा था कि रिटायरमेंट की जब बात आई तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की बात आती है। 75 साल, 78 साल, 60 साल, 58 साल के बाद एक एग्जीक्यूटिव सरकार में काम करने वाला रिटायर कर जाता है, मान लिया जाता है कि ही इज नॉट केपेबल इनफ टू रन द शो। कॉर्पोरेट में ठीक है सर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है नहीं, मैं कह रहा हूं कि व्हाई नॉट पोस्ट रिटायरमेंट क्यों हो सर? पूरी जिंदगी वो सत्ता में नहीं रह सकते, लेकिन ये लोग तो पूरी जिंदगी उस काम को ही करते आ रहे हैं। उनको कम से कम इसके बाद किसी भी लालसा में, और ये उस ईयर्स की बात नहीं है, सालों की बात नहीं, आपने कितना वक्त बिताया। इससे बड़ी बात यहाँ पर ये है, चर्चा यहाँ पर ये है कि किस तरह से जुडिशरी बायस्ड हो जाएगी
वो बीमारी है अपने आप में एक बहुत बड़ी, ये इतनी बड़ी बीमारी है जो हमारे देश में एक गरीब आदमी को कीड़े की तरह रौंद देगी आगे जाके। किसी को न्याय मिलेगा नहीं फिर, क्योंकि हर व्यक्ति साथ में बैठे हुए व्यक्ति की लंबी चमकती गाड़ी और उसका बड़ा पद देखेगा, रिटायरमेंट के बाद भी उसका वजूद बढ़ता हुआ देखेगा। वहां पर चिंता की बात आ जाती है ये। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है यहाँ पर कि किस तरह से ये पूरी सिचुएशन सॉल्व होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचार साथ में साझा करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।